हाय एवरीबडी, दिस इज सीमा शर्मा। हमारे वीडियोस चल रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आज हम स्टार्ट करेंगे। और पार्टनरशिप हमारा लास्ट वीडियो में फिनिश हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है, पार्टनरशिप नहीं देखे हैं, तो उसे देख लीजिए, क्योंकि हम आगे तभी बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जब तक हमने लास्ट के सारे फॉर्म स्टडी कर रखे हो। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, अपडेट हो जाए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की डेफिनेशन, मीनिंग और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किए थे। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको बेस पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। तो आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हमने स्टडी किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो होती हैं जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मेंबर्स अपनी इच्छा से आ सकते हैं और वापस एग्जिट भी हो सकते हैं। उन सबको शेयर परचेज करना होता है और सबका वोटिंग राइट इक्वल 1 होता है, चाहे उसने कितने ही शेयर्स परचेज कर रखे हो, चाहे उसने कितना ही इन्वेस्टमेंट कर रखा हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है अपने मेंबर्स को सर्व करना, उनको सर्विस देना। प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव यहाँ पर नहीं होता है, अपने मेंबर्स का वेलफेयर यहाँ पर होता है। तो नेचुरल बात है कि अब जो हम सोसाइटीज़ स्टडी करेंगे वो सारी सोसाइटीज़ किस लिए फॉर्म होगी? अपने अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए। तो आज हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सबसे ज़्यादा फॉर्म होती है, इसके एग्जाम्पल आपको अपने आस पड़ोस में भी मिल जाएंगे। बहुत सारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म की जाती है ताकि एक पर्टिकुलर एरिया के कंज्यूमर्स को हेल्प मिल सके और उनको गुड्स से रिलेटेड, डेली गुड्स से रिलेटेड या गुड्स को बाय करने से रिलेटेड फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। देखते हैं सबसे पहले डिटेल इसकी क्या है। सच सोसाइटीज़ आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए की जाती है, उनके वेलफेयर के लिए। सच सोसाइटीज़ आर बाय द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और होलसेलर टू एलिमिनेट द रोल ऑफ मिडिलमैन, क्योंकि मिडिलमैन क्या करता है? प्राइसेस को इंक्रीज कर देता है। तो इसीलिए कंज्यूमर क्या करता है? डायरेक्ट किससे परचेज कर लेता है? या तो प्रोड्यूसर से या फिर होलसेलर से कंज्यूमर डायरेक्ट परचेज कर लेता है। डायरेक्ट परचेज करने की वजह से उसे क्या होता है? चीप रेट में मिल जाता है और कॉस्ट कवर मिनिमम प्राइस में उसको आराम से मिल जाती है वो गुड्स। और वो फिर उसको किसको सेल कर देता है? अपने ही मेंबर्स को सेल कर देता है। तो जो मेंबर्स हैं वही परचेज करने वाले हैं और वही मेंबर्स सारे उस जो गुड्स को है वो कंज्यूम करेंगे, ठीक है, बाय कर उसे परचेज करेंगे। प्रॉफिट नोन एज सरप्लस इफ़ एनी लेफ्ट, अगर कुछ भी सरप्लस में बचता है तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज प्रॉफिट, ठीक है। बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस करना होता है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और परचेज मेड बाय दैम, कितना कितना परचेज किया है या फिर किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, उस पर बेस होकर उनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। चलिए, अब एक एग्जाम्पल से आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाती हूँ कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है। देखिए, यहाँ एक मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? यहाँ मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? मिडिलमैन को अपना प्रोडक्ट सेल किया। मैन्युफैक्चरर कौन? जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। मिडिलमैन कौन? बीच के जितने भी होलसेलर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, उनको सेल किया। और फिर वो किसको मिल रहा है? कंज्यूमर को मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने अगर किसी प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर रेट में, मान लीजिए इसने 10 रुपीज़ में बनाया, तो इसने क्या किया? +5 अपने और ऐड कर लिया, अपने कमीशन का अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। और कंज्यूमर तक जाते जाते वो कितने का हो गया? 15 रुपीज़ का हो गया। बेचारा कंज्यूमर
कॉस्ट उसकी थी 10 रुपीज़ और उसको मिल कितने में रहा है 15 रुपीज़ में। तो इस तरीके से कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट होते हैं। तो कंज्यूमर्स अपने एक्सप्लॉइट होने से बचने के लिए क्या करते हैं, अपनी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म कर लेते हैं। नीचे देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो गई। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो गई तो ये क्या कर रही है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज कर रही है। अब मैन्युफैक्चरर कौन, ये जो मैन्युफैक्चरर था ना उससे डायरेक्ट परचेज कर रहे। अब मैन्युफैक्चरर 10 रुपीज़ में दे रहा है तो इनको प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, 10 रुपीज़ में मिल रहा है। दैट मीन्स मिडिल मैन यहाँ से गायब हो गया। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कि ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कंज्यूमर को हेल्प करती है। एक पर्टिकुलर एरिया के कंज्यूमर्स मिल करके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करते हैं। मैंने आपको बताया था मिनिमम 10 मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं, तो 10 मेंबर्स मिलकर 10 या मोर देन 10 मेंबर्स मिलकर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं। वो सारे के सारे कंज्यूमर होते हैं और गुड्स को यूज़ करने के लिए अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं। फिर वो किसके पास जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं मैन्युफैक्चरर के पास, और मैन्युफैक्चरर से गुड्स को कॉस्ट पे परचेज करके और उसे अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, कम कॉस्ट में सब लोगों को क्या मिल जाते हैं, गुड्स इजीली मिल जाते हैं। तो इनको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सच सोसाइटीज़ आर फॉर्म बाय द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर। कौन बनाता है इसको, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर। जो लोग क्या कर पाते हैं, हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल एंड बेसिक इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स। गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिक उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल हो सकते हैं या और कुछ इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, छोटी मशीनरी हो सकती है, वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या कर देते हैं, अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं और सारे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स उसमें मिलकर, मिनिमम आपको मैंने बताया है 10 मेंबर रिक्वायर्ड हैं, तो ये 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं स्मॉल स्केल, वो क्या करते हैं, अपनी एक सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं। उससे फंड उनके पास, क्योंकि शेयर्स परचेज करते हैं और उससे उनके पास क्या इकट्ठा होता है, फंड इकट्ठा होता है, और उस फंड से क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल और इनपुट्स परचेज करके जो भी नीडी उनका मेंबर है, जिस भी मेंबर को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसको पहले प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इस तरीके की सोसाइटीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और जो भी प्रॉफिट होता है, यानी जो भी उन्होंने परचेज़ किया और सेलिंग किया है, उसके बीच में जो भी डिफरेंसेस होता है, वो सभी में कैसे डिवाइड हो जाता है, जैसे उन्होंने परचेज़ किया है उसके प्रोपोर्शन में, या फिर जो उन्होंने सेलिंग किया उसके प्रोपोर्शन में उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। Such societies are formed by the members who find it difficult to sell the प्रोडक्ट इन द मार्केट। क्योंकि उन्होंने क्या है, ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, यहाँ उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस तो कर लिया, रेडी तो कर लिया, पर उसको मार्केट में अवेलेबल कराने की कैपेसिटी उनकी नहीं होती है। स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर कैन नॉट स्पेंड टू मच अमाउंट ऑन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड। उनके पास इतना फंड नहीं होता कि वो मार्केट में अच्छे से पैकिंग करवा सके, भेज सके, या फिर स्टॉक करके रखे गुड्स को, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सके, मार्केट तक सही पहुंचा सके। उनके पास इतना सारा फंड नहीं होता है, क्योंकि अकेला आदमी है, कितना काम करेगा, नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसके पास शॉर्टेज ऑफ फंड रहता है, तो वो इतने सारी फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं करवा पाता है। और वो क्या करता है, फिर अपने जितने भी ये मार्केटिंग की फैसिलिटी जिन जिन प्रोड्यूसर्स को रिक्वायर्ड होती है, वो सब लोग क्या करते हैं, अपनी एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं और वो सोसाइटी अपने मेंबर्स को मार्केटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। चलिए इसे एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, ये दो क्या हैं, ये दो है ना, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं। ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपना अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अपना अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसको मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उनके पास में, इसके पास इतना फंड नहीं है, इसके पास इतना फंड नहीं है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इन दोनों के पास इतना फंड नहीं है। तो वो मार्केट में एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग की हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की होता है, उसके थ्रू ये कहाँ पहुँचना चाहते हैं, मार्केट तक। पर इंडिविजुअली इन सब के पास इतना फंड नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं,
आगे अकेले अकेले काम करने की बजाय क्या करते हैं, साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं और इसे कहते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये अपने फंड को इकट्ठा करके क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये वाली सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या आ गया है, अब थोड़ा करके सबका थोड़ा अमाउंट आ गया है और अब सब लोग साथ मिलकर मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि एक साथ सबका गुड कहाँ पहुँच जाएगा, मार्केट तक पहुँच जाएगा। तो ऐसी सोसाइटीज़ जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करवाती है, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। नेक्स्ट देखिए फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फार्मर्स के लिए होती है। सच सोसाइटी इज़ फॉर्म बाय द फार्मर्स होल्डिंग स्मॉल फ्रेगमेंटेड पीसेस, छोटे छोटे पीसेस होते हैं उन सारे फार्मर्स के पास में, अलग अलग फार्मर है और उसके पास किसी के पास कितना छोटा पीस है, किसी के पास कितना छोटा पीस है, तो सबके पास अलग अलग फार्मिंग के लिए पीसेस होते हैं, लैंड के पीसेस होते हैं। पीसेस ऑफ लैंड which buys the input as required by the farmers for cultivation of crop in bulk from the market and supplies to its member farmer according to their requirement। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि ये फार्मर्स अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं और फार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी उनकी फैसिलिटीज़ होती है वो उसको प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए इसको भी एक डायग्राम से समझते हैं हम। देखिए इस डायग्राम में फार्मर 1 है, फार्मर 2 एंड फार्मर 3, तीनों अलग अलग फार्मिंग का काम कर रहे हैं, तीनों की छोटी छोटी लैंड है, तीनों अपने अपनी ग्रो कर रहे हैं, जो भी वो ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो फार्मिंग का काम कर रहे हैं, तीनों अलग अलग कर रहे हैं। तो छोटे छोटे लैंड पे कितना प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा, तो स्मॉल लैंड से तो प्रोडक्शन भी कैसा होगा, स्मॉल ही होगा। अब तीनों ने मिलके क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर ली और अपनी छोटी छोटी लैंड को मिला करके क्या बना ली, एक बड़ी लैंड बना ली। और बड़ी लैंड बनाने से क्या हो गया, एक लैंड, एक बहुत बड़ा पोर्शन उनको मिल गया फार्मिंग के लिए। तो कंबाइंड लैंड होने के कारण बल्क में प्रोडक्शन हो जाता है। तो ऐसी सोसाइटीज़ को हम फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं, जिसमें फार्मर्स अपनी लैंड को कंबाइन करके और उस पर प्रोडक्शन करते हैं, जिससे प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे लैंड पे प्रोडक्शन करने से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है अगर हम एक साथ बड़ी लैंड पे प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये है आपका फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट देखिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही क्लियर है, क्रेडिट से रिलेटेड है। Such societies are formed to provide credit or loans to its member at low rate of interest than bank rate। बैंक रेट से कम रेट पे प्रोवाइड करवाते हैं, ये अपने मेंबर्स को क्रेडिट यानी लोन प्रोवाइड करवाते हैं। Capital contribution and deposit received from the members become the base of extending credit to the members। मेंबर्स अपने अपने जो शेयर उन्होंने परचेज करके जो फंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास इकट्ठा हुआ है, उससे वो लोन देने की फैसिलिटी अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, बट बैंक से लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करवाते हैं। ये फैसिलिटी इसमें मिलती है। चलिए इसे भी एक डायग्राम से समझते हैं हम। देखिए एक नीडी पर्सन है, ठीक है, इसको क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो लोन लेने के लिए कहाँ गया, बैंक के पास गया, ठीक है, कहाँ गया, बैंक के पास गया। अब बैंक के पास जाकर इसने क्या कहा, मुझे लोन चाहिए। मैनेजर को कहा मुझे लोन चाहिए, ये बैंक है, तो बैंक को इसने क्या कहा, लोन चाहिए। तो बैंक ने क्या कहा इसको कि आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी पड़ेगी, मोर्गेज रखवानी पड़ेगी। मोर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखवाना, एज अ गारंटी कोई प्रॉपर्टी रखवाना। पर ये तो बहुत स्मॉल लेवल का पर्सन है, तो इसके पास क्रेडिट लेने के लिए कोई प्रॉपर्टी रखवाने के लिए नहीं है। तो बैंक इसको क्या कहेगा, यू कांट गेट लोन, आप लोन नहीं ले सकते हो। तो इसका मुंह देखो कैसा हो गया, क्योंकि इसको लोन नहीं मिल रहा, बैंक ने मना कर दिया। बैंक ने कहा कि आपको कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी पड़ेगी। अगर इसके पास प्रॉपर्टी होती तो ये लोन लेने थोड़ी आता। तो इसीलिए ये जो फॉर्म है, इससे नीडी पर्सन को क्या नहीं मिला, लोन नहीं मिला। अब इसी की जगह वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे ही नीडी पर्सन इकट्ठे होकर क्या फॉर्म कर लिए, अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लिए। और
कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबने अपनी अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की। जब उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की तो उनके पास क्या इकट्ठा हो गया, फंड इकट्ठा हो गया। और फंड इकट्ठा करके जो भी नीडी पर्सन था उस पर्सन को उन्होंने क्या प्रोवाइड करवाया, लोन प्रोवाइड करवाया। यानी अपने मेंबर से ही फंड कलेक्ट करके और उस फंड से ही लोन किसको प्रोवाइड करवाते हैं, अपने ही मेंबर को प्रोवाइड करवाते हैं, बट बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करवाते हैं। इंटरेस्ट तो देना ही होगा, नेचुरल बात है, इंटरेस्ट तो होगा और उसको वापस रिटर्न भी करना होगा, बट बहुत लो इंटरेस्ट रेट होती है। बैंक से बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे ये लोन प्रोवाइड हो जाते हैं मेंबर्स को, तो इजीली उनको लोन प्रोवाइड हो जाता है और फिर उसके पास क्या होता है, कैन गेट लोन, उसको लोन मिल जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं और अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। चलिए अब लास्ट देखिए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। इसको हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कहते हैं। ये किस लिए फॉर्म होती है, हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए फॉर्म होती है। देखिए, सच सोसाइटीज़ आर फॉर्म बाय पीपल हु डिज़ायर टू एक्वायर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट लोएस्ट रेट। देखिए, एक आदमी है, वो चाहता है कि मेरा अपना घर हो। बताइए कौन नहीं चाहेगा, वो अपना घर चाहता है, ठीक है। तो अब उसका घर नहीं बन पा रहा है, उसके पास इतना फंड नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, तो वो सब लोग मिलके क्या करते हैं, अपना अपना फंड लगाते हैं, ठीक है, शेयर्स के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करके और उसमें अपना अपना फंड इकट्ठा करते हैं। और फिर जो फंड इकट्ठा होता है उससे क्या बनाते हैं, एक लो रेट पे, एक रीजनेबल रेट पे सबको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हाउसेस बना करके प्रोवाइड करवाते हैं। इससे सबके घर जो बनाने का सपना होता है, अपने हाउस का सपना होता है, वो उनका ड्रीम भी पूरा हो जाता है। तो देखिए, members contribute their savings as share capital which is utilized in major part of cost of construction by eliminating big builders। big builders नहीं आएंगे इसमें बीच में और वो खुद अपने फंड से ही क्या कर लेंगे, हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। member can also acquire such accommodation by paying the cost in installment and construction the plot in their own way। ये वो अगर वो चाहें तो अपनी सर्विसेज, जैसे मान लीजिए किसी को कंस्ट्रक्शन का काम आता है तो वो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवा के भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हेल्प कर सकता है, या फिर वो चाहे तो उसकी कॉस्ट को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है। तो ऐसी सोसाइटीज़ को हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ कहते हैं, जो अपने मेंबर्स को हाउसेस कंस्ट्रक्ट करके और उनको लो रेट्स पे प्रोवाइड करवाती है। सारे मेंबर्स ही फंड इकट्ठा करते हैं और उस फंड से सबके लिए क्या बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, ठीक है। ऐसी सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। तो आज हमने बात की टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, आपको समझ आया होगा। अलग अलग जो सोसाइटीज़ आपने देखी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनका मेन मोटिव यही होता है कि मेंबर्स को सर्व करना, जो ऑब्जेक्टिव उनका है। जैसे क्रेडिट है तो क्रेडिट प्रोवाइड करवाना, अगर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो अपने कंज्यूमर्स को गुड्स प्रोवाइड करवाएगी। तो नाम से ही क्लियर हो जाता है, यहाँ सिग्निफाई हो जाता है नेम से ही कि क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा रही है। उसका मेन मोटिव होता है अपने मेंबर्स को जो नाम है उस अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, किस पे, चीप रेट्स पे प्रोवाइड करवाना, और उसमें मेन ऑब्जेक्टिव सर्व करना होता है, प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता है। बट फिर भी डिफरेंस में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो रेशियो प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग उन सब में वो डिवाइड हो जाता है। तो ये आज का टॉपिक था, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।